इंग्लैंड को डेमोक्रेसी, खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जनक माना जाता है। लेकिन इंग्लैंड हमेशा से एक डेमोक्रेसी नहीं थी। इंग्लैंड एक मोनार्की हुआ करती थी। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी जहाँ पर जो सत्ता है, पावर, अथॉरिटी जो है, वो एक किंग के हाथों में कंसंट्रेटेड हुआ करता था। लेकिन इंग्लैंड ने अपने आप को एक डेमोक्रेसी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील किया। कैसे? हमें इस वीडियो में यही समझना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पर एक किंग होगा, लेकिन उस किंग के पास कोई पावर, कोई अथॉरिटी या कोई सत्ता नहीं होगी। तो इंग्लैंड जो है एक फुल फ्लेज्ड मोनार्की से किस तरह अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील करता है, ये हमें इस वीडियो में समझना है। और इसके लिए हमें इंग्लैंड के इतिहास को थोड़ा समझना होगा, और ख़ासकर इंग्लैंड के इतिहास में घटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन को समझना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड एक मोनार्की हुआ करता था। दैट मीन्स जो वहाँ पे किंग होता, उस किंग के पास एक एब्सोल्यूट पावर, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी हुआ करती थी। लेकिन किंग के एब्सोल्यूट अथॉरिटी को सबसे पहले चैलेंज किया गया मैग्ना कार्टा के द्वारा। 1215 में कुछ बैरन्स का मतलब होता है कि किंग के नीचे जो लोग हुआ करते थे। दैट मीन्स किंग का अगर रैंक सबसे ऊपर है तो किंग के रैंक के नीचे के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो नोबल्स हुआ करते थे, उन्हें हम बैरन्स कहते हैं। ओके, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। तो इन बैरन्स ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और इन बैरन्स ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर उस वक्त जो किंग थे, किंग जॉन, उन्हें साइन करने को कहा। 1215 की ये घटना है। मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था। ओके, किंग जॉन ने जब इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया, तो इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के साथ ही किंग जॉन की कुछ पावर, उनका कुछ अथॉरिटी जो है वो कम हो गया। तो किंग, मोनार्क के पावर और अथॉरिटी को सबसे पहले चैलेंज किया गया, सबसे पहले लिमिट किया गया इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के द्वारा। ओके, पहले क्या था कि किंग जो है वो जब चाहे टैक्स बढ़ा दिया करते थे। लेकिन मैग्ना कार्टा के आने के बाद किंग को टैक्स बढ़ाने के लिए अब इन बैरन से कंसल्ट करना पड़ता। दैट मीन्स ये प्रोविजन था मैग्ना कार्टा का कि किंग जब भी टैक्स बढ़ाएंगे, उन्हें अब इन बैरन्स से कंसल्ट करना होगा। और इन बैरन्स ने मैग्ना कार्टा के जो प्रोविजंस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक काउंसिल की भी रचना की। उन्होंने एक काउंसिल भी बनाया, एक संगठन भी बनाया। और इस संगठन में कौन थे? इस संगठन में वे बैरन्स ही थे। और इस संगठन का काम क्या था? ये देखना, ये सुनिश्चित करना कि मैग्ना कार्टा में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, उन प्रोविजंस को किंग जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। ओके, उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इंग्लैंड के इतिहास में, मैग्ना कार्टा। तो किंग के एब्सोल्यूट पावर को लिमिट करने की जो शुरुआत होती है, जो क्वेश्चन करने की जो शुरुआत होती है, वो मैग्ना कार्टा के साथ होती है। ओके, जो दूसरा इंपॉर्टेंट घटना है वो है पार्लियामेंट का एस्टैब्लिशमेंट। इंग्लैंड में सबसे पहले जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो 1265 में एस्टैब्लिश किया गया। ये जो पार्लियामेंट है, ये आज का जो पार्लियामेंट है वैसा नहीं था। ओके, इस पार्लियामेंट में जो लोग थे वो कौन थे? वो नॉबल्स हुआ करते थे। दैट मीन्स जिनके पास प्रॉपर्टी होता, जिनके पास लैंड होता, वेल्दी एरिस्टोक्रेट, वो हुआ करते थे इन पार्लियामेंट्स के मेंबर्स के तौर पे। ओके, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट का गठन होने के साथ ही 1265 में जब पार्लियामेंट का गठन होता है, सबसे पहला इलेक्टेड पार्लियामेंट का गठन होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें इंग्लैंड में देखने को मिलती है कि किंग के साथ साथ एक और पावर सेंटर का इमर्जेंट होना। दैट मीन्स कि अब जो अथॉरिटी है वो सिर्फ किंग के पास नहीं है, अब जो अथॉरिटी है वो इन पार्लियामेंट के पास भी है। हाँ, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है इसकी पावर और अथॉरिटी किंग, दैट मीन्स मोनार्क की तुलना में काफ़ी कम थी। ओके,
जो किंग था, जो मोनार्क हुआ करता था, अब इस मोनार्क के ऊपर ये डिपेंड करता था कि पार्लियामेंट को कब बुलाया जाए। जैसे कि अभी होता है पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज होता है हर साल में 2 बार, उसी तरह पार्लियामेंट को बुलाने का जो अधिकार था वो किंग के पास था। लेकिन किंग जो है वो बिना पार्लियामेंट को कंसल्ट किए कभी भी कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही इंग्लैंड में अब 2 पावर सेंटर्स आ गए, एक मोनार्क और एक पार्लियामेंट। और इसी के साथ ये जो 2 पावर सेंटर्स हैं इनके बीच जो है वो स्ट्रगल शुरू होता है। ओके, और स्ट्रगल किस बात को लेकर कि इंग्लैंड में सॉवरेन कौन है, संप्रभु कौन है, मोनार्क या पार्लियामेंट। तो ये जो स्ट्रगल है ये दोनों के बीच में, ये स्ट्रगल की शुरुआत होती है 1265 पार्लियामेंट के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट घटना है इंग्लैंड के इतिहास में, ठीक है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने की ओर एक और कदम, ठीक है, पार्लियामेंट का एस्टैब्लिशमेंट, राइट। देखिए, एक बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि अब जो है इंग्लैंड में पार्लियामेंट भी है और मोनार्की भी है। लेकिन अगर हम दोनों के पावर को कंपेयर करें तो मोनार्की हमें ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। क्यों? क्योंकि मोनार्की के हाथ में ही पार्लियामेंट को बुलाने का अधिकार था। पार्लियामेंट के पास अधिकार सिर्फ इतना था कि बिना पार्लियामेंट को कंसल्ट किए जो मोनार्क है, जो किंग है, वो कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था या जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसे बढ़ा नहीं सकता था। पार्लियामेंट का अधिकार अभी बस इतना ही था और बाकी जितने भी अधिकार थे वो अभी भी मोनार्क के पास था। तो मोनार्क और पार्लियामेंट के बीच में संघर्ष होते रहते थे। ओके, लेकिन संघर्ष सिर्फ मोनार्क और पार्लियामेंट, दैट मीन्स किंग और पार्लियामेंट के बीच ही नहीं, संघर्ष कुछ डायनेस्टीज के बीच भी हुआ करती थी इंग्लैंड में। किस बात को लेकर? सत्ता को लेकर कि किंग कौन बनेगा, हु विल बी द किंग। इस प्रश्न को लेकर इंग्लैंड में डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट फैमिलीज, उनके बीच भी संघर्ष हुआ करती थी। इसी के जैसे एक संघर्ष का नाम है वॉर ऑफ रोजेस। ओके, 2 डायनेस्टीज, 2 फैमिलीज के बीच का ये संघर्ष है। इंग्लैंड की मोनार्क, इंग्लैंड का जो थ्रोन है उसको लेकर ये जो संघर्ष है। और ये जो 2 फैमिली है, एक फैमिली का नाम है हाउस ऑफ लैंकास्टर और जो दूसरा फैमिली है वो है हाउस ऑफ यॉर्क। ओके, और वॉर ऑफ रोजेस इन 2 फैमिलीज, इन 2 डायनेस्टीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है कि जो इंग्लैंड का जो थ्रोन है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जीत किसकी होती है? हाउस ऑफ लैंकास्टर की जीत होती है इस कॉन्फ्लिक्ट में। वॉर ऑफ रोजेस क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये फैमिली डिस्प्यूट है, डायनेस्टिक डिस्प्यूट है, 2 फैमिलीज के बीच डिस्प्यूट है इस बात को लेकर कि जो सत्ता है, जो थ्रोन है, जो क्राउन है, जो किंग का जो थ्रोन है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा। जीत किसकी होती है? हाउस ऑफ लैंकास्टर की होती है। और इनका उम्मीदवार कौन था? हेनरी ट्यूडर। ओके, तो हेनरी ट्यूडर 1485 में इंग्लैंड के नए किंग बनते हैं। वॉर ऑफ रोजेस में वो जीतते हैं, उनका जो हाउस है, उनका जो डायनेस्टी है, उनका जो फैमिली है वो जीतता है और वो जो है इंग्लैंड के नए किंग बनते हैं। और इसी के साथ ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत होती है इंग्लैंड में। ट्यूडर डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए, हेनरी 7 जो है 1485 में ट्यूडर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं इंग्लैंड में। हेनरी 7 के बाद आते हैं हेनरी 8 जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव रूलर थे। और हेनरी 8 जो है वो उन्होंने पावर को अपने में सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू सेंट्रलाइज पावर इन हिज ओन हैंड। ये एक बहुत ही इफेक्टिव रूलर थे और इन्होंने जब ये सत्ता में आते हैं तो इन्होंने पावर को अपने भीतर सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, अपने हाथों में सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि इनके और पार्लियामेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और अधिक बढ़ने लगा। ओके, ट्यूडर डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था या जो लास्ट रूलर थी वो थी एलिजाबेथ 1। ओके, एलिजाबेथ 1 शी वॉज द लास्ट ट्यूडर मोनार्क। और याद रखिए एलिजाबेथ 1 इन्होंने ही, अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर है 1600 में जो चार्टर है वो प्रोवाइड किया था। तो एलिजाबेथ 1 शी वॉज अ ट्यूडर, वो ट्यूडर डायनेस्टी से आती थी। ओके, एंड वो ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट क्वीन थी।
क्योंकि एलिजाबेथ वन का कोई वंशज नहीं था, उनका कोई वंशज नहीं था, और इसीलिए एलिजाबेथ वन की मृत्यु के बाद 1603 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद फिर से एक संकट उत्पन्न हो जाता है, एक फिर से सक्सेशन क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है कि अब जो है इंग्लैंड के थ्रोन में कौन काबिज होगा, कौन इंग्लैंड का जो थ्रोन है वो ऑक्यूपाई करेगा। तो ट्यूडर डायनेस्टी की समाप्ति होती है एलिजाबेथ वन के साथ। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ वन का कोई वंशज नहीं है, कोई वंशज नहीं है, उनके बाद किंग बनने के लिए या क्वीन बनने के लिए कोई वंशज नहीं है। ओके, तो ट्यूडर डायनेस्टी के समाप्ति के साथ ही इंग्लैंड में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, स्टुअर्ट डायनेस्टी। ओके, स्टुअर्ट डायनेस्टी। अब इस स्टुअर्ट डायनेस्टी से एक नए रूलर आते हैं, जेम्स स्टुअर्ट। वो अब इंग्लैंड के नए मोनार्क बनते हैं, और मोनार्क बनने के बाद वो जेम्स वन के नाम को एक्वायर करते हैं। ओके, ट्यूडर डायनेस्टी के बाद इंग्लैंड में आता है स्टुअर्ट डायनेस्टी। जेम्स वन, दैट मीन्स जेम्स स्टुअर्ट, वो स्कॉटलैंड के किंग थे, और अब वो इंग्लैंड के किंग बन गए। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जेम्स वन और जेम्स सिक्स दोनों सेम है, एक ही व्यक्ति है। ओके, जेम्स स्टुअर्ट जब स्कॉटलैंड के किंग थे तब वहाँ पर वे जेम्स सिक्स के नाम से जाने जाते थे। ओके, अब जब जेम्स स्टुअर्ट इंग्लैंड के मोनार्क बन गए हैं, इंग्लैंड के मोनार्क बनने के बाद जेम्स स्टुअर्ट इंग्लैंड में जेम्स वन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, जेम्स स्टुअर्ट इंग्लैंड में जेम्स वन के नाम से जाने लगे। ओके, तो ठीक है, जेम्स वन के बाद 1625 में जेम्स वन की मृत्यु होती है, और इसके बाद उनके पुत्र चार्ल्स वन मोनार्क बनते हैं, किंग बनते हैं। और चार्ल्स वन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ल्स वन के जो शासनकाल है, जो उनका जो रेन है, उनका जो रूल है, उसी दौरान इंग्लैंड में पहला सिविल वॉर लड़ा जाएगा। ओके, मोनार्क और पार्लियामेंट के बीच। तो चार्ल्स वन जो है अपने पिता के मृत्यु के बाद, जेम्स वन की मृत्यु के बाद 1625 में थ्रोन को एक्वायर करते हैं, इंग्लैंड के थ्रोन को एक्वायर करते हैं, और अपने पिता की तरह वो भी पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, और पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश तो करते ही है, साथ ही साथ वो जो है चार्ल्स वन, वो पार्लियामेंट को दरकिनार करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, पार्लियामेंट को कन्वीन ही नहीं करते। 1629 के बाद तो वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाते ही नहीं है। दैट मीन्स उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से पार्लियामेंट को दरकिनार किया जाए, पार्लियामेंट का जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, उसे कम किया जाए, और जो सत्ता है इंग्लैंड की उसे अपने हाथों में केंद्रित किया जाए। चार्ल्स वन की ये रणनीति थी। ओके, तो 1629 के बाद चार्ल्स वन जो है वो पार्लियामेंट को कन्वीन करना, पार्लियामेंट को कॉल करना, उनके सेशन में बुलाना वो बंद कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि पार्लियामेंट और चार्ल्स वन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और अधिक गहराता जाता है। ठीक है, 1640 में एक सिचुएशन क्रिएट होता है। 1640 में चार्ल्स वन जो है वो स्कॉटलैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ जाते हैं। दैट मीन्स एक युद्ध की स्थिति हो जाती है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1640 में। ओके, तो चार्ल्स वन को अभी क्या चाहिए? चार्ल्स वन को स्कॉटलैंड से लड़ने के लिए ज़रूरत है एक प्रॉपर आर्मी की। उन्हें चाहिए एक प्रॉपर आर्मी जो वो फील्ड में उतार सके और स्कॉटलैंड के साथ जो उनका ये युद्ध है वो उससे आगे बढ़ा सके। अब एक प्रॉपर आर्मी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसों की ज़रूरत है। ओके, आर्मी को पे करना होगा, आर्मी के पेमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों के लिए अब क्या ज़रूरत है कि कुछ नए टैक्स को इम्पोज किया जाए इंग्लिश सोसाइटी की जनता पर, इंग्लैंड के जनता पर नए टैक्सेस को इम्पोज किया जाए और जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है उन्हें बढ़ाया जाए। अब चार्ल्स वन को पता है कि नया टैक्स इम्पोज करना या जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उन्हें बढ़ाने के लिए उन्हें पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नहीं चाहते हुए भी चार्ल्स वन को पार्लियामेंट को दोबारा कन्वीन करना पड़ता है, दोबारा उन्हें बुलाना पड़ता है पार्लियामेंट को, ताकि पार्लियामेंट से उन्हें अनुमति मिल सके कि वो जो टैक्स है वो बढ़ा सके। यहाँ पर आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट के पास अभी सिर्फ इतना ही पावर है कि जो किंग जो है, फिनेंशियल पावर है। ओके, किंग जब कभी भी नया टैक्स
इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे या जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इस स्थिति में किंग को पार्लियामेंट की अनुमति लेने की ज़रूरत है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर चार्ल्स वन को पैसों की ज़रूरत है ताकि वो जो स्कॉटलैंड के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध है, वो उसे अच्छे से लड़ सके, और इसलिए चार्ल्स वन पार्लियामेंट को कन्वीन करते हैं और अपना डिमांड वो रखते हैं कि मुझे टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है और मैं नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लेकिन हमें ये बात भी जानने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट जो है वो चार्ल्स वन से बहुत नाराज़ है, और चार्ल्स वन और पार्लियामेंट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत अधिक गहरा हो चुका है। ओके, तो इसलिए पार्लियामेंट चार्ल्स वन की बात नहीं मानते, उनकी बात को वो इग्नोर करते हैं। पार्लियामेंट जो है चार्ल्स वन की बात नहीं मानते, उनका जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट नहीं करते। पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट को कन्वीन कर लिया जाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, तो पार्लियामेंट टैक्स की बातें नहीं करते। टैक्स का जो इशू है उसे वो किनारे रखकर वो इन बातों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते कि जो अभी प्रॉब्लम चल रही है इंग्लैंड की सोसाइटी में, जो पावर स्ट्रगल चल रहा है पार्लियामेंट और मोनार्क के बीच में, और जो ग्रीवांसेस है पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट की जो नाराज़गी है, जो पार्लियामेंट के ग्रीवांसेस हैं, जो पार्लियामेंट की शिकायतें हैं, उन बातों के ऊपर पार्लियामेंट जो है वो डिस्कशन और डिबेट करने के ऊपर जोर देती है। लेकिन चार्ल्स वन का कहना है कि सबसे पहले नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया जाए और जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उन्हें बढ़ाया जाए। तो एक तरह से कुल मिलाकर बात ये होती है कि पार्लियामेंट जो है वो चार्ल्स वन की बातों को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो चार्ल्स वन को जब ये बात समझ में आ जाती है कि पार्लियामेंट अब उनका बात नहीं सुनना चाहता, तो चार्ल्स वन पार्लियामेंट को फोर्सफुली डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, फोर्सफुली पार्लियामेंट को फिर से डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स वन पार्लियामेंट के कुछ लीडर्स को अरेस्ट भी करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है पार्लियामेंट और चार्ल्स वन के बीच में और अधिक इंटेंस होता हमें नजर आता है। ओके, पार्लियामेंट को चार्ल्स वन फोर्सफुली डिसमिस करना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट के कुछ लीडर्स को चार्ल्स वन इम्प्रिजन कर रहे हैं फोर्सफुली। तो अब एक रिएक्शन होगा पार्लियामेंट की तरफ से, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके तरफ से एक रिएक्शन होता है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चार्ल्स वन के पैलेस को चारों तरफ से घेर देते हैं एज अ रिएक्शन। चार्ल्स वन क्या करते हैं, वो अपने पैलेस को छोड़कर इंग्लैंड के नॉर्थ में चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपना एक आर्मी रेज करने लगते हैं, अपना एक खुद का सेना बनाने लगते हैं। किस लिए? पार्लियामेंट से लड़ने के लिए। ओके, और यहीं से पहला इंग्लिश सिविल वॉर की शुरुआत होती है, यहीं से फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर की जो है शुरुआत होती है। ओके, तो अब हम आते हैं फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर की ओर। एक्सट्रीमली सॉरी। 1642 में फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर की शुरुआत होती है। एक तरफ है पार्लियामेंट और एक तरफ है किंग चार्ल्स वन। ओके, चार्ल्स वन जो है वो अपना एक खुद का आर्मी बिल्ड करते हैं, ठीक है। और उनके आर्मी में कौन लोग होते हैं? वो लोग इंग्लैंड के वो लोग जो मोनार्की के सपोर्ट में होते हैं, ठीक है। और चार्ल्स वन की जो आर्मी है उसे कैवेलियर्स कहते हैं। ओके, चार्ल्स वन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स वन इंग्लैंड के नॉर्थ में चले जाते हैं और वहाँ पर वो खुद का अपना आर्मी रेस करने की कोशिश करते हैं। और चार्ल्स वन की जो आर्मी होती है उनमें जो लोग होते हैं वो रॉयलिस्ट होते हैं और उन्हें कैवेलियर्स कहा जाता है। ओके, पार्लियामेंट भी चार्ल्स वन से लड़ने के लिए खुद की एक आर्मी बनाती है जिन्हें न्यू मॉडल आर्मी कहा जाता है और जिसका निक नेम होता है राउंड हेड्स। ओके, पार्लियामेंट की जो आर्मी है उसे न्यू मॉडल आर्मी कहा जाता है और इसका निकनेम होता है राउंड हेड। ओके, तो पार्लियामेंट की जो आर्मी है उसे लीड करते हैं ओलिवर क्रॉमवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, जो आगे भी हम इस नाम को देखेंगे, इस व्यक्ति से हम आगे भी इनके भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ये प्ले करते हैं, इसे भी हम आगे देखेंगे। तो पार्लियामेंट की जो आर्मी है न्यू मॉडल आर्मी, इसे लीड करते हैं ओलिवर क्रॉमवेल। अब पार्लियामेंट की आर्मी और चार्ल्स वन की आर्मी के बीच संघर्ष होता है और 1646 में जो पार्लियामेंट की आर्मी है न्यू मॉडल आर्मी क्रॉमवेल के अंतर्गत, वो चार्ल्स वन को हरा देती है, डिफीट कर देती है। चार्ल्स वन अब हार चुके हैं। ओके, अब चार्ल्स वन, अब पार्लियामेंट की जीत हुई, चार्ल्स वन हार गए। चार्ल्स वन के ऊपर अब एक मुकदमा चलता है। पार्लियामेंट जो है चार्ल्स वन के ऊपर एक मुकदमा चलाती है।
ये इस मुकदमे में चार्ल्स वन के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि चार्ल्स वन जो है वो इंग्लैंड की जनता के विरुद्ध काम कर रहे थे। उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। इंग्लैंड के जनता के विरुद्ध, इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करने का चार्ल्स वन के ऊपर आरोप लगाया जाता है। ओके, तो एक ज्यूरी बैठती है और ज्यूरी इस बात को देखती है कि चार्ल्स वन के ऊपर लगे ये जो आरोप है पार्लियामेंट के द्वारा, ये सही है या गलत। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। पहले क्या था, मोनार्की को सुप्रीम माना जाता था, एब्सोल्यूट माना जाता था। अब पहले क्या था कि मोनार्की दैट मीन्स किंग, उनके पावर, उनके अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मोनार्की, किंग जो भी करता वो सही होता। किंग जो था वो जुडिशरी से ऊपर हुआ करता था, लॉ से ऊपर हुआ करता था, हर चीज़ से वो ऊपर हुआ करता था। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी का इंटरेस्ट होता तो वो किंग का इंटरेस्ट होता। लेकिन यहाँ पर देखिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया जा रहा है। चार्ल्स वन के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चार्ल्स वन ने जनता के इंटरेस्ट को वायोलेट किया है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि एक इम्पॉर्टेंट आइडिया को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है कि किंग के इंटरेस्ट से भी ऊपर किनका इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट है, जनता का इंटरेस्ट है। इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह से इंग्लैंड के सोसाइटी में डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे जड़ पकड़ रही है, आगे बढ़ रही है। चार्ल्स वन के ऊपर जो आरोप लगते हैं, उन्हें इन आरोपों के प्रति दोषी पाया जाता है और उन्हें मृत्यु दंड दे दी जाती है। चार्ल्स वन को मृत्यु दंड दे दी जाती है। ओके, और इसी वर्ष 1649 में ही चार्ल्स वन को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका सर कलम कर दिया जाता है पब्लिकली, इंग्लैंड की जनता के सामने। पब्लिकली चार्ल्स वन, इंग्लैंड के एक मोनार्क को पब्लिकली जनता के सामने बीहेड, सर उनका कलम कर दिया जाता है। और इसी के साथ इंग्लैंड में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया जाता है। 1000 ईयर ओल्ड मोनार्की को इंग्लैंड में एबॉलिश कर दिया जाता है चार्ल्स वन के एग्जीक्यूशन के साथ ही। ओके, तो इंग्लैंड की जनता ने अब अपने ही किंग को लीगली किल कर दिया। ओके, मार दिया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ इंग्लैंड के हिस्ट्री में। और अब जो है इंग्लैंड फर्स्ट टाइम विदाउट किंग है। अब इंग्लैंड में कोई किंग नहीं, कोई मोनार्क नहीं। तो अब इंग्लैंड क्या बन गया? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इट हैज बिकम अ रिपब्लिक। इंग्लैंड अब एक रिपब्लिक बन चुका है। ओके, तो चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट करने के बाद मोनार्की को एबॉलिश कर दिया जाता है और इंग्लैंड को अब एक मोनार्की से रिपब्लिक में तब्दील कर दिया जाता है। रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि जो सुप्रीम हेड होगा एक राज्य का, एक राजनीतिक व्यवस्था का जो सुप्रीम हेड होगा, वो कोई डायनेस्टिक रूलर नहीं होगा, वो कोई वंशवाद या किसी परिवार से नहीं आता होगा। जो भी हेड होगा एक पॉलिटिकल सिस्टम का, वो इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा। ठीक है, कोई हेरिडेटरी रूलर वो नहीं होगा। इसे ही रिपब्लिक कहते हैं। ओके, तो 1649 से लगभग 1653 तक पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में जो है पार्लियामेंट का शासन था। ओके, पार्लियामेंट रूल करती है इंग्लैंड में। मोनार्की के एबॉलिशन के बाद इंग्लैंड में पार्लियामेंट रूल करती है। ओके, और पार्लियामेंट के इस रूल को कॉमनवेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ। तो इंग्लिश हिस्ट्री का वो दौर जब मोनार्की को एबॉलिश करने के बाद पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड की सत्ता में आती है और इंग्लैंड पर शासन करती है, रूल करती है पार्लियामेंट, उस दौर को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। लेकिन ये जो बदलाव है ये अचानक आया हुआ बदलाव है। अचानक इंग्लैंड के समाज में, इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ओके, तो इंग्लैंड की जो जनता थी शायद वो इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी और शायद पार्लियामेंट भी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। इसलिए पार्लियामेंट का जो रूल होता है, ये जो
ये जो 4 साल का जो रूल होता है, ये जो कॉमनवेल्थ का जो पीरियड है पार्लियामेंट का, इस पीरियड में इंग्लैंड का जो समाज है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। एक डिसऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, कैओस का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो 1653 में क्या किया जाता है कि पार्लियामेंट को फिर से डिसमिस कर दिया जाता है। 1653 में पार्लियामेंट को फिर से डिसमिस कर दिया जाता है और पार्लियामेंट की जो सत्ता है वो वहाँ का जो मिलिट्री लीडर है, पार्लियामेंट इंग्लैंड का जो मिलिट्री लीडर है ओलिवर क्रॉमवेल, उनके हाथों में इंग्लैंड की सत्ता चली जाती है। 1653 तक कॉमनवेल्थ का रूल होता है इंग्लैंड में, मोनार्की के एबॉलिशन के बाद 1653 तक। 1653 के बाद इंग्लैंड की जो सत्ता है वो एक मिलिट्री लीडर के हाथों में दे दी जाती है पार्लियामेंट को डिसमिस करने के बाद। वो लीडर कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल। ओके, ओलिवर क्रॉमवेल के हाथों में ये सत्ता दे दी जाती है और ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो एक डिक्टेटर की तरह इंग्लैंड पर शासन करते हैं, लाइक अ डिक्टेटर। वो इंग्लैंड को 11 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर जनरल को स्थापित कर देते हैं और इस मेजर जनरल का काम था कि विद द हेल्प ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग करके इंग्लैंड में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाए। ओके, तो क्रॉमवेल का जो पीरियड है उसे डिक्टेटरशिप का पीरियड कहते हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोनार्की के अबॉलिशन के बाद एक रिपब्लिक रूल आता है, एक कॉमनवेल्थ रूल आता है इंग्लैंड में, पार्लियामेंट का रूल आता है। उसके बाद फिर से एक डिक्टेटरशिप इंग्लैंड में हमें देखने को मिलता है, ओलिवर क्रॉमवेल का डिक्टेटरशिप। 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद जो इंग्लैंड के जो रूलिंग एलाइट है, जो अभिजन वर्ग है इंग्लैंड का, जो शासन वर्ग है, ओके, ये जो रूलिंग एलाइट है वो डिसाइड करता है कि इंग्लैंड में अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लैंड में, वो है स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। और इंग्लैंड में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें एक मोनार्क की ज़रूरत है। बिना मोनार्की के इंग्लैंड में स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाता। इस बात को रियलाइज़ करते हैं इंग्लैंड के रूलिंग एलाइट और इसलिए वो क्या कहते हैं कि चार्ल्स वन जो है, जिन्हें बी हेड कर दिया गया था इंग्लिश सिविल वॉर के अंत में 1649 में, चार्ल्स वन जिन्हें बी हेड कर दिया गया था, जिनका सर कलम कर दिया गया था, जिन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि उन्हीं के पुत्र को फिर से इंग्लैंड में इनवाइट किया जाए और फिर से मोनार्की को इंग्लैंड में रिस्टोर किया जाए। तो चार्ल्स वन के पुत्र चार्ल्स टू को इंग्लैंड में फिर से इनवाइट किया जाता है, जो कि अभी एग्जाइल में है, फ्रांस में जो रह रहे हैं एग्जाइल में। ओके, चार्ल्स वन के पुत्र चार्ल्स टू को इनवाइट करती है पार्लियामेंट कि वो इंग्लैंड आए और फिर से मोनार्की को री एस्टैब्लिश करे, रीस्टोर करे इंग्लैंड में। ओके, तो 1660 से 1685 तक, दैट मीन 1660 में इंग्लैंड में मोनार्की को फाइनली रीस्टोर कर दिया जाता है। ओके, और 1660 से 1685 तक चार्ल्स टू का शासन होता है इंग्लैंड में। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब 1685 में चार्ल्स टू की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर फिर से सक्सेशन का प्रॉब्लम है, उत्तराधिकारी का संघर्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चार्ल्स टू का जो कोई वंशज नहीं था, उनका कोई पुत्र नहीं था जिन्हें उनके बाद सत्ता दे दी जा सकती है। चार्ल्स टू का कोई पुत्र नहीं था। ओके, तो इंग्लैंड का जो थ्रोन है, अब इंग्लैंड के थ्रोन के ऊपर जो क्लेम करते हैं वो है जेम्स टू, और जेम्स टू कौन है? वो चार्ल्स टू के भाई है। ओके, तो चार्ल्स टू के मृत्यु के बाद, क्योंकि चार्ल्स टू की कोई संतान नहीं थी चार्ल्स टू की, इसीलिए चार्ल्स टू की मृत्यु के बाद उनके भाई जेम्स टू वो इंग्लैंड की सत्ता के ऊपर अपना दावा पेश करते हैं, अपना क्लेम वो रखते हैं मोनार्क बनने के लिए। ओके, और जेम्स टू कौन है? चार्ल्स टू के ब्रदर। लेकिन जेम्स टू के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या क्या है कि जेम्स टू एक कैथोलिक थे, कैथोलिक। अब यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि इंग्लैंड जो है,
इंग्लैंड इंग्लैंड की जो जनता है वहाँ पर मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट लोगों की है, प्रोटेस्टेंट। तो क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट्स होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ओके, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और ये जो दो ग्रुप हैं ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इन ये जो दो ग्रुप हैं, ये रिलीजियस सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के। आप बस इतना समझिए कि हमेशा इन दो ग्रुप्स के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और साथ कोएग्जिस्ट करने की बात तो बहुत मुश्किल है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में। तो इंग्लैंड की जो जनता थी, इंग्लिश पीपल थे, वो प्रोटेस्टेंट थे और वो बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनका जो रूलर है, उनका जो किंग है, जो मोनार्क है, वो एक कैथोलिक हो। वो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ओके, तो जेम्स टू एक कैथोलिक थे और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, समस्या थी जेम्स टू को नेक्स्ट मोनार्क बनाने के लिए, क्योंकि वो एक कैथोलिक थे। ओके, तो चार्ल्स टू की मृत्यु के बाद पार्लियामेंट जो है वो दो धड़ों में बट जाती है, दो ग्रुप्स में वो डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप जो है पार्लियामेंट का वो जेम्स टू को सपोर्ट करता है, ये ग्रुप है टॉरीज, इन्हें टॉरीज कहते हैं, ये जेम्स टू को सपोर्ट करता है। और जो दूसरा ग्रुप है वो विक्स कहते हैं उन्हें। विक्स का डिमांड है कि इंग्लैंड में कभी भी एक कैथोलिक मोनार्क नहीं हो, और इंग्लैंड की जो जनता है वो भी एक कैथोलिक मोनार्क नहीं चाहती थी, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि इंग्लैंड की जो जनता है वो प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट है, और प्रोटेस्टेंट होने के वजह से वो कभी भी नहीं चाहेगी इंग्लैंड की जनता कि उनका जो रूलर है, उनका जो शासक है, वो एक कैथोलिक हो। ओके, लेकिन जेम्स टू फाइनली इंग्लैंड के मोनार्क बनते हैं। कैथोलिक होने के बावजूद भी जेम्स टू को इंग्लैंड का मोनार्क बना दिया जाता है टॉरीज के मदद से। 1685 में चार्ल्स टू के मृत्यु के बाद जेम्स टू इंग्लैंड के मोनार्क बनते हैं। ओके, अब जेम्स टू जो है वो हमें पता है कि वो एक कैथोलिक है और वो अपने रिलीजन को, दैट मीन्स कैथोलिसिज्म को, वो ओपनली प्रैक्टिस करते हैं। जेम्स टू जो है कैथोलिसिज्म को ओपनली प्रैक्टिस करते हैं और वो ये भी कोशिश करते हैं कि कैथोलिसिज्म को इंग्लैंड का स्टेट रिलीजन बना दिया जाए। ओके, और ये सारी जो बातें हैं ये इंग्लैंड की जो जनता है उन्हें पसंद नहीं आती इंग्लैंड की जनता को। और पार्लियामेंट में भी जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो विग्स हैं, उन्हें भी ये पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जेम्स अगर कैथोलिक हैं तो फिर उन्हें मोनार्क बनने ही क्यों दिया गया? दोबारा से एक सिविल वॉर क्यों नहीं किया गया इंग्लैंड में, और जेम्स टू को सत्ता से हटा क्यों नहीं दिया गया? पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, यहाँ पर दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जेम्स टू जो है उनका जो हेल्थ है वो हमेशा बैड कंडीशन में हुआ करता था। तो लोगों का मानना था, पार्लियामेंट का भी मानना था कि जेम्स टू हमेशा बीमार रहते थे। क्योंकि वो हमेशा बीमार रहते थे इसलिए वो बहुत लंबे समय तक इंग्लैंड के मोनार्क बनकर नहीं रहेंगे। ओके, उनकी स्थिति हमेशा बुरी होती थी। दैट मीन्स उनका जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है, वो हमेशा बुरा हुआ करता था। तो पार्लियामेंट और लोगों का ये मानना था कि जेम्स टू एक लंबे समय तक इंग्लैंड के मोनार्क बनकर नहीं रहेंगे। और जेम्स टू के मृत्यु के बाद इंग्लैंड का मोनार्क कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन हर कोई कर रहा था कि जेम्स टू के मृत्यु के बाद इंग्लैंड का मोनार्क कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, जेम्स टू की संतान। चार्ल्स टू का तो कोई संतान नहीं था, इसलिए चार्ल्स टू के मृत्यु के बाद उनके भाई जेम्स टू को मोनार्क बनाना पड़ा। लेकिन जेम्स टू के मृत्यु के बाद इंग्लैंड का मोनार्क बनने के लिए उनके संतान थे। जेम्स टू की दो पुत्रियां थी, दो डॉटर्स थी उनकी, मैरी और एन। अभी देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। मैरी और एन दोनों ही प्रोटेस्टेंट थी। दोनों ही क्या थी? प्रोटेस्टेंट थी। मैरी सबसे बड़ी बेटी थी उनकी, जेम्स टू की एल्डर वन, एन यंगर वन, और दोनों ही प्रोटेस्टेंट थी और दोनों का विवाह प्रोटेस्टेंट हस्बैंड से हुआ था। ओके, दोनों के हस्बैंड्स भी प्रोटेस्टेंट थे। तो इंग्लैंड की जनता को ये पता था कि जेम्स टू, उनका स्वास्थ्य क्योंकि
ठीक नहीं रहता, उनकी मृत्यु बस होने ही वाली है, मतलब जल्दी हो जाएगी। और जेम्स टू की मृत्यु के बाद ऑब्वियस सी बात है, या तो मैरी या तो एन, दोनों में से कोई एक जो है इंग्लैंड का मोनार्क बनेगा, दोनों में से कोई एक इंग्लैंड का मोनार्क बनेगी। और पॉसिबिलिटी थी मैरी के इंग्लैंड का मोनार्क बनने की, क्योंकि मैरी जो थी वो एल्डर वन थी, एल्डर डॉटर थी जेम्स टू की। तो लोगों को ये पता था कि जेम्स टू का ये जो रेन है, उनका जो ये रूल है, वो बहुत लंबा नहीं है, और उनके मृत्यु के बाद जो नया मोनार्क होगा वो एक प्रोटेस्टेंट ही होगा, तो ये लोग जानते थे। और इसलिए वो कहते थे कि कुछ दिन की ही बात है, जेम्स टू का जो कैथोलिक रूल है उसे हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो लोगों के पास दो ऑप्शन थी, या तो सिविल वॉर करने की एक बार और लोगों को ये पता था कि सिविल वॉर का कॉस्ट कितना होता है, कितनी हानि होती है, लोगों की मृत्यु होती है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है सोसाइटी में। तो लोग दूसरा सिविल वॉर नहीं चाहते थे। इसके बजाय लोगों ने ये डिसाइड किया कि कुछ दिन तक जेम्स टू को रूल करने दिया जाए, क्योंकि ये बात तो तय है कि जेम्स टू के मृत्यु के बाद जो नया रूलर होगा, जो नया मोनार्क होगा, वो एक प्रोटेस्टेंट ही होगा। ओके, तो ये बात तय थी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है। जेम्स टू की एक और पत्नी थी, मैरी बिएट्रिस। जेम्स टू की एक और पत्नी थी। जेम्स टू की जो पहली पत्नी थी, फर्स्ट वाइफ थी, उनकी फर्स्ट वाइफ से जो दो बेटियां उन्हें हुई थी, मैरी और एन। ठीक है, जो मैरी और एन है वो जेम्स टू की पहली पत्नी से हुई दो बेटियां थी। ओके, जेम्स टू की एक और पत्नी थी, मैरी बेट्रिस, और 1688 में मैरी बेट्रिस ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पार्लियामेंट और लोगों ने, दोनों ने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि जेम्स टू की जो दूसरी पत्नी है वो एक पुत्र को जन्म देगी। इस बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। 1688 में अचानक ये घोषणा की जाती है कि जेम्स टू का एक संतान हुआ है जो कि एक पुत्र है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, जेम्स टू भी कैथोलिक थे और उनकी जो पत्नी है मैरी बिएट्रिस, वो भी एक कैथोलिक थी। तो ये बात ऑब्वियस है कि जो उनका पुत्र है, जो अभी 1688 में जो उनका पुत्र हुआ है, वो भी एक कैथोलिक होगा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कानून है, प्राइमोजेनिचर का कानून। प्राइमोजेनिचर के कानून के अकॉर्डिंग अगर एक किंग के 3 संतान हैं, ओके, 2 पुत्रियां 1 पुत्र, जो पुत्र है वो सबसे छोटा है, लेकिन प्राइमोजेनिचर के कानून के अकॉर्डिंग पुत्र जो है वही थ्रोन का सक्सेसर होगा। उत्तराधिकारी जो होगा एक किंग का, वो उनका पुत्र ही होगा। भले ही उस पुत्र के आगे 2 और उनके संतान हो, लड़कियां हो, तो उन लड़कियों को दरकिनार करते हुए जो पुत्र है वही थ्रोन का सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो देखिए, जब जेम्स टू का ये जो संतान है 1688 में, जो उनका जो ये पुत्र है, जब इस पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तो ये बात तय था कि मैरी जो है, जो कि एक प्रोटेस्टेंट है, वो इंग्लैंड की नई क्वीन होगी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि जेम्स टू का एक और पुत्र हुआ है, सॉरी, जेम्स टू का एक पुत्र हुआ है, तो प्राइमोजेनिचर के कानून के अकॉर्डिंग ये जो पुत्र है, अब ये पुत्र ही इंग्लैंड का नया मोनार्क बनेगा। ठीक है, क्योंकि पुत्र को प्रेसिडेंस मिलता है, पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है, भले ही उस पुत्र के आगे उनकी 2 बड़ी बहनें क्यों ना हो, लेकिन प्राथमिकता जो है वो पुत्र को दी जाएगी। ये है प्राइमोजेनिचर का कानून। ओके, तो लोग अब परेशान हो गए। अब जो उन्हें लग रहा था कि ये जो मोनार्क, ये जेम्स टू का ये जो रूल है, एक कैथोलिक मोनार्क का ये जो शासन है, ये शॉर्ट टर्म है, कुछ दिनों के लिए है, टेम्पररी है। अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब जो उनका पुत्र हो गया है, अब ये नेक्स्ट मोनार्क बनेगा इंग्लैंड का, और अब जो है एक कैथोलिक शासन इंग्लैंड में लंबे समय तक चलने वाला है। लोग इस बात को इमेजिन करके ही परेशान होने लगे। पार्लियामेंट भी परेशान हो गया। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट को डर था कि
अब जो है इंग्लैंड में एक कैथोलिक मोनार्क आने वाला है जेम्स टू के बाद। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने जेम्स टू की जो पुत्री है मैरी, और मैरी के जो हस्बैंड है विलियम ऑफ ऑरेंज, विलियम ऑफ ऑरेंज दैट मीन्स कि वो नीदरलैंड के किंग है, ठीक है, नीदरलैंड के किंग है विलियम ऑफ ऑरेंज, नीदरलैंड के किंग है। विलियम ऑफ ऑरेंज मतलब वो नीदरलैंड के मोनार्क हैं। और विलियम ऑफ ऑरेंज कौन है, मैरी के हस्बैंड, और मैरी कौन है, जेम्स टू की पुत्री। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने मैरी और उनके हस्बैंड को इनविटेशन दिया कि वो इंग्लैंड आए, इंग्लैंड पर आक्रमण करे और जेम्स टू को थ्रोन से हटाए और खुद इंग्लैंड का मोनार्क बन जाए। ओके, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैरी और उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज दोनों ही प्रोटेस्टेंट हैं। ओके, तो पार्लियामेंट ने उन्हें ये संदेश भेजा, ये इनविटेशन भेजा। विलियम ऑफ ऑरेंज ने इस इनविटेशन को स्वीकार किया और वो 1688 में इंग्लैंड के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इंग्लैंड के ऊपर चढ़ाई करते हैं, जेम्स टू को हराते हैं और इंग्लैंड के नए किंग के रूप में वो स्थापित कर दिए जाते हैं। और मैरी जो उनकी पत्नी है उन्हें इंग्लैंड का नया क्वीन बना दिया जाता है। दोनों प्रोटेस्टेंट हैं और मैरी और विलियम के किंग और क्वीन बनने के बाद जेम्स टू जो है वो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ, फ्रांस। और फ्रांस, मैं आपको बता दूं कि फ्रांस जो है वो पूरी तरह से एक उस वक्त कैथोलिक स्टेट हुआ करता था, फ्रांस। ओके, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, पार्लियामेंट का मैरी और उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज को इनविटेशन भेजना, विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी का इंग्लैंड आना, यहाँ पर आकर जेम्स टू को हराना और जो सत्ता है, जो क्राउन है, वो खुद एक्वायर करना, ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, इसे ही हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, इसे ही हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से इस बात को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मोनार्क को इस्टेब्लिश करना, फिर जो इस्टेब्लिश्ड मोनार्क है उसे सत्ता से हटाकर दूसरे मोनार्क को इस्टेब्लिश करना इंग्लैंड की थ्रोन में, ये जो काम है ये कौन कर रहा है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हो तो आपको पता चलेगा ये जो काम है ये कर रहा कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये काम कर रहा है। ओके, तो पार्लियामेंट के पावर को आप देखिए कि पार्लियामेंट ने क्या क्या किया। इंग्लिश सिविल वॉर के एंड में पार्लियामेंट ने एक किंग को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ने ही ये डिसीजन लिया कि फिर से इंग्लैंड में मोनार्की को रिस्टोर किया जाए। ओके, फिर पार्लियामेंट ने ही ये डिसीजन लिया कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है उसे हटा दिया जाए और कहीं और से, दूसरे कंट्री से मोनार्क को लाकर इंग्लैंड में स्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्लियामेंट का जो पावर है वो धीरे 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 किस तरह बढ़ रहा है। और जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, दैट मीन्स कि जब मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का थ्रोन दिया गया तो उनके सामने एक कंडीशन रख दी गई कि अब जो है ये मोनार्क, दैट मीन्स मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज, अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होंगे। उनके सामने ये कंडीशन रख दी गई कि आपको मोनार्क बनना है, किंग और क्वीन बनकर रहना है, लेकिन आप सिर्फ नाम मात्र के किंग और क्वीन होंगे। आपके हाथों में जो सत्ता है वो नहीं होगी, पावर नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी। पावर, अथॉरिटी, सत्ता अब किसके हाथ में होगी? वो पार्लियामेंट के हाथों में होगी। जो रियल पावर है, जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, वो कहाँ पर होगी? पार्लियामेंट में निहित होगी, मोनार्क के पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी के सामने रखा गया। मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज ने इस कंडीशन को स्वीकार किया और इस तरह से इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना फाइनली की गई और इंग्लैंड में इस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जन्म होता है 1688 में, जो धीरे 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 और अधिक शक्तिशाली बनते जाती है। और आज हम जिस स्वरूप को देख रहे हैं
संसदीय लोकतंत्र का, उसकी अगर हम रूट की तलाश करते हैं तो हमें वो रूट मिलता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन में। तो ये था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरी कोशिश थी आपको समझाने की। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में बस हम यहीं तक समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।